हेलो बच्चों, मैं हूं मुशर्रफ हैत हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहा हूं अभी क्लास 10th की, है ना बच्चा। क्लास 10th वालों की मैं बात कर रहा हूं, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो है, ठीक है। तो हम लोग इससे पहले जस्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 1.1 में जो कंडीशंस हमारे पास में थी उनको हम पूरा कर चुके हैं, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने आपको बताए थे। यूक्लिड लेमा भी बताई थी हमने आप लोगों को, उसकी थ्योरम भी समझाई थी। अब बेटा आज हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो हमें ये समझना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। अच्छा, एक सिंपल सी बात ये बताओ आप, जैसे कोई भी एक प्राकृतिक संख्या है, कोई भी एक प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए कि 15 एक प्राकृतिक संख्या है, तो 15 को क्या हम अगर फैक्टराइजेशन करें इसके तो 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। अच्छा, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि एक प्राकृतिक संख्याओं को उनके कई अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे हम 15 को 3 गुणा 5 के रूप में लिख पा रहे हैं। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसमें ज़रा हम यहाँ पर समझते हैं कि किसी भी कोई भी संख्या हो वो कहीं ना कहीं एक अभाज्य प्राकृतिक संख्या, अभाज्य गुणनफल, अभाज्य संख्या जो होती हैं उनके गुणनफल के रूप में होती है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें क्या कहा है उसने ये कहा है कि यदि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यदि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में यह कथन सत्य है तथा पूर्णांकों के अध्ययन में यह मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है, ठीक है ना। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। यहाँ पर देख लीजिए एक थ्योरम यहाँ पर दी गई है कि वो कह रहा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसकी सहायता से अब हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे, और 1.2 में हम ज़रा देखेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1.2 में अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे, हमने अभी हमने आप लोगों को समझाया है एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ कहलाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा शॉर्ट में बोलते हैं, और एलसीएम हमारा कहलाता है लासा, ठीक है। ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसे हम बोलते हैं लासा, हिंदी में बोल देते हैं हम इसे लासा, और इसमें हिंदी में बोल देते हैं हम इसे मासा बेटा, ठीक है। तो मासा और लासा के बीच में आपस में एक संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है जिसे हम px से व्यक्त करें, या x1 भी मान सकते हैं, और एक संख्या है जिसे हम qx से व्यक्त करें, ठीक है। तो इनका आपस में गुणनफल मासा यानी कि एचसीएफ गुणा लासा यानी कि एलसीएम के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल मासा गुणन लासा के बराबर होता है। मासा किनका, उन्हीं दो संख्याओं का, और लासा किनका, उन्हीं दो संख्याओं का होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको अब समझाते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस में पता चलेगा अपन लोगों को क्या। देखिए ये सब एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा, अगर तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ में कहीं प्रॉब्लम अगर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग चल रहे हैं, राइट। तो देखो बेटा एक्सरसाइज 1.2 में हम लोग चलते हैं। अब एक्सरसाइज 1.2 क्या कहती है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप कुछ भी मत करो यार, सीधा सा आपने कक्षा 6, 7, 8 में ये पढ़ा होगा। देखो ये है 140 के ऐसे तो फैक्टर बनते हैं ना आपको। ये खींची एक लाइन, यहाँ से अपन ने 2 का भाग देना शुरू कर दिया। 2 का भाग 140 में देंगे कितने बार जाएगा बेटा, 70 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 35 बार। समझ आ रही है ना बात। तो बस ऐसे ही तो आपके गुणनखंड मिल जाएंगे। फिर 35, तो अब यहाँ पे 5 का भाग दे देंगे तो 5 सते 35, फिर 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7। जब यहाँ पर लास्ट में 1 आ जाता है तो गुणनखंड रुक जाते हैं। मतलब अब क्या हुआ हमारा ये हुआ कि 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हमें लिखना थे वो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। तो हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड, बात खत्म।
ऐसे ही 156 को काट देंगे, ऐसे ही 3825 को, ऐसे ही 5005 को, ऐसे ही 7429 को। अब इनमें से अगर कोई भी आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं बेटा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें बेटा, हमें HCF ज्ञात करना है और हमें LCM भी ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वह HCF और LCM के बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पर उसने ये तो कहा नहीं है कि यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम से ज्ञात करना है, तो हम किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे 26 के गुणनखंड। तो 26 को हम कितना लिख सकते हैं, 26 के गुणनखंड करेंगे तो 26 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 13, क्योंकि 13 दूनी 26, इसके अलावा तो कोई और निकल नहीं रहा। फिर आएगा 91, तो 91 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 17 3 51। 91 को हम कितने से तोड़ सकते हैं, देखो 2 से तो तोड़ नहीं सकते, 13 से तोड़ेंगे तो ये आएगा 7 गुणा 13, 13 7 91 होता है। तो अब अगर हमें निकालना था मासा, तो बेटा हम पहला सवाल लगा रहे हैं दूसरे का, पहला 26 और 29 का, 26 और ये लिखा हुआ है देखो 26, ये 26 और 91, सॉरी 29 नहीं 91। तो मासा का मतलब होता है जो दोनों संख्याएं मैच कराएं, तो मैच करा रही है 13, तो मासा आ गया आपके पास में 13। और लासा कितना आएगा, लासा का मतलब LCM, LCM का मतलब क्या होता है, जो मैच कराए उसे एक बार लिख लो, जो नहीं मैच करा रही है उसे भी लिख लो, यानी 7 को भी लिख लो और 2 को भी लिख लो। मतलब ये हुआ कि देखो ये जो है आपके पास में ये 13 तो जो है ये मैच हो रहा दोनों में, लेकिन 2 ये वाला 2 अकेला है और ये वाला 7 अकेला है। तो लासा में हम सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो हमने लिखा 13, फिर 7 भी लिखा, फिर 2 भी लिखा। तो 13 7 कितना हुआ बेटा 91, गुणा में आया 2, तो ये आ गया 182। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो LCM निकला वो निकला 182 और HCF निकला आपके पास में 13। अब हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है, उसने कहा था कि इसकी जांच भी कीजिए कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल जब हम निकालेंगे तो दो संख्या, पहली संख्या थी हमारे पास में 26 और दूसरी संख्या थी हमारे पास में 91। 26 और 91 थी। तो 26 और 91 का अगर हम गुणा करते हैं तो देख लो आप, अगर जैसे भी आपको करते बनता है सरल विधि देख लो, 1 का 6 से करेंगे, 1 6 का 6, 1 दूना 2, फिर यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लो, 9 6 54 की 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18 और 5 23। सो चेक कर लो कितना आ गया, देखो बेटा ये आ गया 6 और 4 और 2 ये हो गया 8, ठीक है। और ये आ गया कितना 3 और ये आ गया 2, 2386 आया, 2386 आया। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे मासा गुणे लासा। यहाँ पे क्या है, मासा गुणे लासा, देखें बराबर आता है कि नहीं आता है। तो बेटा मासा कितना था हमारे पास में, मासा था 13 गुणे लासा था 182, ठीक है। तो चलो गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 की 6 हासिल हो गया 2, ठीक है। और 13 ठीक कितने होते हैं, देखो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 13 गुणे 8 या 24, 4 2 8 कम 8 2 10, 13 8 104, 13 8 104, 13 दूनी 26 की 6 आई थी, हासिल 2 आई थी, 13 8 104 और 6 और 2 106, 106 एक मिनट, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो हासिल 6 लिख दिया और हासिल आ गई आपके पास में 2। 13 8 कितने हो गए 104, 13 8 104 पक्का पता, 8 24 4 2 8 कम 8 2 10, 13 8 104, 104 और 2 106, तो 106 का 6 हासिल आ गया 10, 13 एकम 13 और 10 23, 2366। 1 मिनट कहीं अपना गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ ज़रा देख लेते हैं हम। 6 2 आएगा और ये 9 6 54 4 आएगा, 5 9 दूनी 18 5 23 आएगा। तो 6 और 4 तो 6 ही तो आएगा बेटा, यहाँ पर यार मिस्टेक हो गया, ये 6 ही आएगा है ना, ये हो गया 6। तो 2366 ये आया और यहाँ पर भी क्या आया 2366 आया। ये थी दोनों संख्याओं का गुणनफल और ये था मासा गुणे लासा। तो दोनों आपस में बराबर आ गए, तो यही आपकी क्या हो गई, जांच हो गई।
ठीक है। तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका सिर्फ ये होगा कि आप पहले 26 यहाँ पे लिखेंगे, 26 बराबर 2 गुणा 13, 91 बराबर 7 गुणा 13। फिर नीचे लिखेंगे मासा बराबर 13, लासा बराबर 13 गुणा 7 गुणा 2 बराबर 182। अब यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 26 गुणा 91 बराबर 2366। फिर लिखेंगे HCF गुणा LCM बराबर 13 गुणा 182। फिर लिखेंगे 2366। अतः जाँच क्लियर हुई। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभी तो बताया अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब सबके अभाज्य गुणनखंड कर लो, जो मैच कर जाए वो मासा है, और जो मैच करने के बाद भी रह जाए उसको भी गुणा के रूप में रख लो, वो लासा है। जैसे हम पहला सवाल लगा रहे हैं तो 12 बराबर हम कितना लिखेंगे, इसको लगा रहे हैं बेटा इस वाले सवाल को, तो 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, राइट। अब हमें लिखना है 15 को, तो 15 हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 बस। इसके बाद 21 को हमें लिखना है, तो 30 सते 21 इतना लिख सकते हैं हम। अब हमें चाहिए है HCF। सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, HCF। तो HCF का मतलब तो ये है कि जो तीनों में मैच कराए। तो तीनों में कौन मैच करा रहा है, देखो तीनों में अगर कोई मैच कराने के लिए कह रहा है कि तीनों में मैच हो, तो तीनों में मैच बेटा कौन होगा, तीनों में मैच देखो ये होगा, मैं आपको बताऊं, देखो इसमें 3 है ना, इसके बाद इस वाले में भी देखो 3 है, और इस वाले में भी 3 है। तो ये 3 जो मैच कराए हैं ये तो आया आपका मासा, क्योंकि 3 ही मैच कर रहा। इसके अलावा देखो और कुछ नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है। तो मासा तो आपके पास में आ गया कितना, HCF आपके पास में निकल करके आ गया बेटा 3। HCF कितना निकल करके आ गया 3, ये हो गया आपका आंसर। अब हमें निकालना है लासा। ठीक है, तो LCM सॉरी है ना, LCM। तो LCM बराबर क्या आएगा, देखो 3 ने तो कराया था मैच, तो 3 तो हो गया ये। इसके बाद ये 5 कहीं मिला नहीं, तो इस 5 को भी लिख लो। 7 कहीं मिला नहीं, 7 को भी लिख लो। और ये 2 भी कहीं नहीं मिल रहा, ये 2 भी कहीं नहीं मिल रहा, तो 2 दूनी 4 भी यहाँ पे लिख लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना जाएगा, देखो 5 को 20 दिया 60 और 7 छंग 42, 420 कितना आ गया बेटा 420। तो LCM कितना आ जाएगा आपके पास में, LCM आ जाएगा 420। तो HCF और LCM निकालना था बस। तो समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अगर इनमें से कोई भी सवाल ना समझ में आए, यानी आपको ये वाला ना बने तो बता देना, या ये वाला ना बने तो बता देना। अब चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, तो चौथा सवाल देखो, चौथे सवाल में HCF बराबर 301, 306 और 657। इसका अर्थ ये हुआ कि 306 और 657 का जो मासा है वो 9 है। 306 और 657 का जो मासा है वो बेटा कितना है, 9 है दिया है। तो LCM इतने का कितना होगा। अभी हमने आपको बताया कि पहली संख्या, जैसे इसे मान लीजिए आप, इसे एक तरीके से P मान लीजिए और इसे Q मान लीजिए। तो हमने आपको बताया था कि P गुणा Q बराबर होता है HCF गुणा LCM। हमारे पास दोनों संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है हमारे पास में 306 गुणा दूसरी संख्या है हमारे पास में 657। ठीक है ना, कितना है 657, 1 मिनट, 657 है। ठीक है, तो इसके बाद में आपके पास में दिया है बेटा, बराबर में होता है मासा गुणे लासा। तो मासा दिया HCF, देखो कितना है HCF है आपके पास में 9, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और गुणा LCM निकालना है हमें, क्योंकि उसने कहा कि LCM ऑफ 306 और 657 का। तो कुछ नहीं करना है हमको, तो LCM बराबर क्या जाएगा अपना, LCM बराबर 9 का भाग दे देंगे कितने में, 306 गुणा 657 बटे में आ जाएगा बेटा 9। अब 9 से इसे काट दो, तो देखो 9 से हम इसको काट देते हैं, तो 9 छक 9 7 63, 63 64 65, 9 तिया 27, 73 बार करिए। तो अब ये फाइनली LCM कितना आने वाला है, 306 गुणा 73, 73 का हम गुणा कर दें 306 में। चलो कर देते हैं 3 छंग 18, ठीक है, फिर 3 तिरका 9, फिर यहाँ पे गुणा आ जाएगा 7 छंग 42 और 7 तिया 21। तो फाइनली ये कितना आया, ये आ जाएगा बेटा 8, 2 और 1 3, 9 4 13, 2 2, मतलब 22,338। तो LCM इसका कितना आ जाएगा, 22,338 आ जाएगा। ठीक है।
चलिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद में अपने पास में है ये 3 सवाल और फटाफट देख लेते हैं जल्दी से, तो ताकि प्रश्नावली 1.2 हो जाएगी आज। 5वां सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। बेटा अगर किसी का भी अंक 0 पर समाप्त होगा तो इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए 10 0 पर समाप्त हो रहा तो ये 5 से विभाजित है, 20 0 से समाप्त हो रहा तो ये 5 से विभाजित है, अगर 100 यानी 0 पे समाप्त हुआ तो 5 से विभाजित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं का अगर लास्ट अंक 0 आ रहा है, 0 पर समाप्त हो रहा है, वो 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब ज़रा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि 6 की पावर n को हम कितना लिख सकते हैं बेटा। 6 की पावर 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम और डार्क कर लें, लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। इसमें कहीं भी ना तो यहाँ 5 आया ना यहाँ 5 आया। जब इसके गुणनखंड में, पूरे इसके गुणनखंड में कहीं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 6वां जो क्वेश्चन है आपके पास में, 6वां क्वेश्चन ये है बेटा कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतने भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा बबुआ ये देखो, ये पूरा एक पद है ना, 7 गुणा 11 गुणा 13 और ये 13। अगर हम इसमें से 13 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 7 गुणा 11 धन 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 13 से विभाजित है। तो अगर कोई संख्या 13 से विभाजित है तो वो अभाज्य कहाँ से हो जाएगी, क्योंकि ये तो 13 से विभाजित है। ऐसे ही यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे हम, ये देखो 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ बच जाएगा आपको 5। अगर हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और धन में आ जाएगा 1। तो ये 5 से विभाजित है, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। अब हम लोग 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन जानते हो क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो सोनिया यहाँ से चलती है और 18 मिनट में घूम के आ जाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। चलिए मान लीजिए रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है, लेकिन रवि 12 मिनट में चक्कर पूरा कर लेता है। तो रवि 12 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा, तो सोनिया यहाँ पे डली होगी, है ना। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो बेटा, जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए कि एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें लेकिन समय अलग अलग लग रहा हो, यानी इंटरवल इनका अलग अलग हो, तो यहाँ पर हम सीधी सी बात ही है कि LCM निकाल लेते हैं। जो लासा आएगा बस समझ लीजिए उतने ही ड्यूरेशन के बाद पुनः मिल जाएंगे। आप ऐसी नॉर्मली सोचो, देखो सोनिया जो है वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है और रवि 12 मिनट में पूरा करता है। तो 12 और 18 में हम एक कोई कॉमन संख्या ऐसे गुणा करें कि जिसमें दोनों का आंसर एक ही आए, तभी तो दोनों एक स्थान पर मिलेंगे। जैसे 12 पंचे 60, अगर हम 5 चक्कर लगाएंगे तो 5वें चक्कर यानी 60 मिनट में रवि यहाँ पर होगा, लेकिन 18 पंचे 90, तो ये कहीं और, सोनिया कहीं और होगी। तो हम सीधा क्या करेंगे, 18 और 12 का ले लेंगे लासा। तो 12 18, तो 12 को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, 2 दूनी 4 तिया 12, और 18 को आप लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिया 18। तो LCM हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा, LCM निकालते हैं हम लोग, कॉमन क्या है, ये वाला 3 कॉमन है और आगे का 2 कॉमन है, तो 2 गुणा 3, फिर 1 2 गुणा 1 3 रह जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 6 36। अब ये बढ़िया है कि देखो सोनिया चक्कर लगाएगी तो 36 मिनट के बाद वो कह रहा है कि 36 मिनट के बाद मिल जाएंगे। देखो सोनिया ने एक चक्कर लगाया 18 मिनट, दूसरा चक्कर लगाया 36 मिनट, सोनिया गई यहाँ पर। रवि ने एक चक्कर लगाया 12, दूसरा लगाया फिर 12, तीसरा लगाया फिर 12, तो हो गया 36। तो 36 मिनट के बाद रवि भी यहाँ पर आ जाएगा, तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो लासा ले लेते हैं हम लोग। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो बढ़िया समझ में आई हो, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।